गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा आज का चैप्टर रहेगा समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम समास को समझने की कोशिश करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास में क्या होता है, दो शब्द होते हैं, उनको जब हम मिलाते हैं तब एक सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द का क्या मतलब हुआ, जिसका कोई उचित सही अर्थ निकलता है ना, उसको सार्थक शब्द बोलते हैं। तो ये सार्थक शब्द जब मिल जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राज महल, दोनों मिलकर बन गया राजमहल। लंबा उदर, दोनों मिलकर बन गया लंबोदर। अब समास के घटक होते हैं तीन। पहला है पूर्व पद, मतलब पूर्व पद को हम कहते हैं पहला पद। फिर उत्तर पद, तो जो बाद वाला होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद को मिलकर जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समस्त पद। तो कितने घटक हुए समास के? तीन घटक हुए। अब हम आते हैं समास के प्रकार पे कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रकार समझाऊं, आपको अपनी पुस्तक सामने रखना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके सामने पुस्तक नहीं होगी तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आपकी पुस्तक में समास का सबसे पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है। जैसे बे खटके, मतलब होता है बिना खटके। यथा संभव, पूर्व पद जो है वो अवयव है। अवयव का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्दांश जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। या यदि आपको एक क्लू में समझना हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें उपसर्ग लगाए जाते हैं। जिस समास में आपको लगे कि इस समास में उपसर्ग है तो आप समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास है। इसमें अव्यय की प्रधानता होती है। बेखटके, यथासंभव, आजीवन, देखो ये सारे जो है ये उपसर्ग के रूप में है। ये बुक में कहीं नहीं लिखा है, मैं तो आपको एक क्लू दे रही हूँ कि आपको ऐसा लगे कि इसमें उपसर्ग है। वैसे तो अव्यय की प्रधानता होती है, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें कारक की प्रधानता होती है। आपने कारक पढ़े हैं, आपको संस्कृत वाली मैडम ने भी कारक अच्छे से पढ़ाए हैं। कारक कितने होते हैं? 7। तो तत्पुरुष समास के भी भेद उतने ही होते हैं जितने कि कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारे कारक आपको संस्कृत वाली मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। प्रधान मतलब जो मुख्य होता है। पितृ भक्त, ये इसका उदाहरण है। तो भक्त जो है ये उत्तर ने बाद में लिखा है, तो भक्त जो है ये प्रमुख है। अब वो किसी का भी भक्त हो सकता है। इसकी विशेषता क्या है कि वो भक्त है, चाहे वो माता का भक्त हो सकता है, चाहे गुरु का भक्त हो सकता है, चाहे ईश्वर का भक्त हो सकता है, लेकिन भक्त जो है वो प्रमुख है, इसलिए यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है। पिता का भक्त। उसी तरह से ऋण मुक्त, यहाँ पर मुक्त जो है उत्तर मतलब बाद में लिखा हुआ है, तो मुक्त जो है वो प्रधान है। अब ऋण जो है उसका पहला पद है तो वो गौण है। गौण का मतलब कि इसका ज्यादा महत्व है। अब वो मुक्त हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, निद्रा से मुक्त, ऋण से मुक्त, भय से मुक्त, किसी भी चीज से मुक्त हो सकता है, लेकिन मुक्त जो है वो बाद में लिखा हुआ है, ये इसकी विशेषता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। इसमें देखिए यहाँ पर से, का, यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक है, और यहाँ पर ऋण से मुक्त है, यहाँ पर अपादान कारक है, इसलिए ये जो है तत्पुरुष समास का जो संबंध है वो कारक से है। और इसके सातों प्रकार जो है वो बुक में दिए हैं, आपको बुक में से पढ़ना है। उसके बाद कर्मधारय,
उपमान का आपस में संबंध होता है। देखो अब विशेषण और विशेष्य कैसे, है ना। मैडम अच्छा पढ़ाती है, अच्छा जो हो गया वो विशेषण हो गया। किसकी विशेषता हो गई, वो पढ़ाने की, तो जो पढ़ाना है वो विशेष्य है और अच्छा जो पढ़ाया वो विशेषण है। तो आपको ये तो मैंने आपको अपनी बोलचाल की भाषा का उदाहरण बताया ताकि आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध अच्छे से समझ आ जाए। अब इसका बुक में उदाहरण दिया हुआ है सत, सत ने अच्छा और जन ने व्यक्ति, तो सज्जन, सज्जन जो हो गया वो सज्जन। सज्जन की विशेषता क्या है, सत, इसलिए ये विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहा है। उसी तरह से पित्त धन अंबर मतलब पीला वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता कैसी है, पीली, तो ये विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया। उसी प्रकार से उपमेय और उपमान मुख और चंद्र, तो मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो जो मुख है जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है। तो उपमेय और उपमान का संबंध हो गया। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। फिर आते हैं हम इसके चौथे प्रकार पे, द्विगु। द्वि ऐसे करो, द्वि मतलब दो, ये तो सब मैं ट्रिक बता रही हूँ, किसी बुक में नहीं लिखा है। द्वि मतलब दो, टू, तो दो क्या होती है, संख्या होती है। तो आप जहां भी देख लो कि जहां द्विगु समास पूछा है तो समझ लेना उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो काउंटिंग से है, संख्या से है। जैसे इसमें पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद मैंने आपको बताया था, यानी पहला वाला पद, तो पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। आपको ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो पंच मतलब 5, 5 संख्या है। त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी, तो यहाँ पर भी त्रि का मतलब 3, यहाँ भी संख्या है। चौराहा 4, यहाँ पर चौ मतलब 4। नवरत्न 9, ये वाला समास आपको समझने में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि द्विगु का मतलब सीधा सीधा होता है संख्या से। द्विगु समास जो होता है वो उसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है और जहां भी आपको संख्या दिखे वहां पर आपको द्विगु समास समझ लेना है। उसके बाद आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में ये होता है कि हम दोनों पद जो होते हैं वो गौण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन जो समस्त पद बनता है अर्थात किसी तीसरे की प्रधानता होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है गजानन, तब यहाँ पर दो पद है, पूर्व पद गज यानी हाथी और उत्तर पद आनन यानी सिर, तो हाथी का सिर, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी और चीज का अर्थ प्रतीत किया। बताइए तो जरा, हाथी का सिर किसका है? एग्जैक्टली गणेश जी का। तो गजानन मतलब यदि गजानन बोला है तो इन दोनों में से कुछ भी अर्थ नहीं होगा, उसका तीसरा अर्थ निकलेगा गजानन मतलब गणेश भगवान। उसी तरह से दशानन, तो दश मतलब 10 और आनंद मतलब सिर, तो इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही मैं नाम लेती हूँ दशानन, तो दशानन कौन है, किसके 10 सिर है? एग्जैक्टली रावण के। तो यहाँ पर दोनों जो पद होते हैं वो गौण होते हैं और किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं, तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। अब आते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैडम संस्कृत में पढ़ाती है ना, च माता पिता, च मतलब माता और पिता, च का मतलब क्या होता है? और, तो यहाँ पर क्या होता है, च का लोप हो जाता है, अर्थात यहाँ पर और, अथवा, या ऐसे शब्द, ऐसे छोटे छोटे से समुच्चय बोधक आते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे सत्य असत्य, यदि इसको लिखा है सत्य और असत्य, यदि यहाँ पर मैं और हटा देती हूँ तो भी इसके अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्य सत्य है ना। उसी तरह से यहाँ पर लाभ या हानि, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं लाभ हानि, या फिर लिख सकते हैं जन्म अथवा मरण, तो उसको जन्म मरण। यदि यहाँ पर इन चीजों को हटा दिया जाता है तो किसी भी इसके अर्थ पे कोई
फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, समास, समास के घटक और उसके प्रकार पढ़े। इसकी जो एक्सरसाइज है आपको पूरी भरनी है बुक में से देख के, क्योंकि एक एक चीज जो है इसमें बहुत अच्छे से सारे आंसर आपको बुक में से ही मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नए सब्जेक्ट में, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।